नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीप स्टोरी टेलर चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक को हिला देंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि अगली बार भी आपके पास पहुंचे और भी डरावने किस्से। और अब आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले करीब 15 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। भारत के हर छोटे बड़े शहर, गांव, कस्बे की सड़कें मैंने देखी हैं। कहीं कच्चे रास्ते तो कहीं चौड़ी हाईवेज। गर्मी, सर्दी, बारिश, हर मौसम में ड्राइविंग की है। पर जितना कुछ मैंने देखा और सहा है, उतना शायद ही कोई आम आदमी कभी देख पाए। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो सिर्फ कोई ट्रक सफर की बात नहीं है। ये वो सफर था जिसमें मैंने वो देखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये कोई आम एक्सीडेंट, ब्रेकडाउन या लूटपाट वाली कहानी नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी सोच, मेरा मन और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये बात आज से करीब 7-8 साल पुरानी है। तब मैं करीब 35 साल का था। उस वक्त मैं एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। हमारी कंपनी ज्यादातर माल पूर्वांचल, चंद्रगढ़ और पश्चिम बंगाल से लेकर सुदर्शनगढ़, दक्षिणगढ़ तक पहुंचाती थी। लंबा सफर होता था, लेकिन हम ट्रक वाले तो इसके आदी हो जाते हैं। उस वक्त मेरे साथ एक खलासी था, रवि। उम्र में मुझसे करीब 8 से 10 साल छोटा रहा होगा, लेकिन मेहनती भी, खाने का शौकीन, हर नए ढाबे पर रुकने की जिद करता था। हम दोनों की जोड़ी जम गई थी। कई ट्रिप्स एक साथ किए थे। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि रवि के बिना सफर अधूरा है। अब जो ट्रिप था वो सुदर्शनगढ़ की तरफ का था। हमें चंद्रगढ़ के नवरंगपुर से सुदर्शनगढ़ के रामगढ़ तक माल पहुंचाना था। बीच में पूर्वांचल, मध्यखंड, दक्षिणगढ़, काफी लंबा रास्ता था। कंपनी ने 6 दिन का समय दिया था, लेकिन अगर 4 दिन में माल पहुंचा देते तो एक्स्ट्रा बोनस मिलता। अब क्या है, हम ट्रक ड्राइवरों की दुनिया अलग होती है। बोनस के लालच में जान की बांझी लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। मैंने रवि से कहा, देख भाई, अगर टाइम से माल पहुंचा दिया तो इस बार बोनस का पैसा आधा आधा करेंगे। रवि तो वैसे ही झक मार के तैयार हो गया। तारीख थी 15 जुलाई। बारिश का मौसम था। रात करीब 11 बजे हम नवरंगपुर से चले। लोडिंग हो चुकी थी। ट्रक में सीमेंट के बोरे थे। भारी ट्रक था, लेकिन मैं ऐसा ड्राइवर नहीं कि वजन से डरूं। इंजन भी नया था। हंसी हंसी में स्टार्ट किया। रवि ने मेरी सीट के बगल वाली सीट पर एक चादर बिछाई, तकिया लगाया और बोला, भैया जब आप थक जाओ बताना, मैं स्टीयरिंग पकड़ लूंगा। मैं हंस के बोला, अभी बच्चा है तू, अभी तो सिर्फ रेडियो चला। अब रेडियो भी कोई दिल्ली का नहीं चलता। रवि के मोबाइल में कुछ लोक गीत थे, चंद्रगढ़ी और भोजपुरी गाने। उसने वहीं चला दिए। रात का समय था, सड़क खाली थी, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में वो नमी थी जो अक्सर मानसून के टाइम रहती है। चारों तरफ अंधेरा, सड़कों पर कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट, बाकी जगह पेड़ और वीरानी। ट्रक के हेडलाइट्स में जितना दिखता था उतना ही हमारा संसार था। रवि ने एक पाउच खोला, उसमें से सुपारी निकाली और मुंह में डालते हुए बोला, भैया इस बार सुदर्शनगढ़ में कोई अच्छा सा किला देखने चलेंगे ना? मैं बोला, हम कोई टूरिस्ट थोड़े ही हैं रे रवि, चलो पहले माल पहुंचा दें, फिर देखेंगे। लेकिन अंदर से मेरे भी मन में यही था कि इस बार थोड़ा घूमने का मन है। पिछले कुछ महीनों से लगातार सफर ही कर रहा था। कोई ट्रक ड्राइवर अगर कहे कि उसे कभी रास्ते से डर नहीं लगा तो समझ लो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर पागल है। हमने प्लान किया था कि पहली रात तो चलते रहेंगे, न रुकना न खाना। हम दोनों ने घर से ही खाना खा लिया था। मैंने ट्रक की केबिन में से झांका, बाहर सिर्फ वीरानी थी। करीब रात के 3 बजे हम चंद्रगढ़ पूर्वांचल बॉर्डर पार कर चुके थे। रास्ते में एक चाय की दुकान दिखी। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी स्टोव पर चाय बना रहा था। ट्रक रोका, चाय पी, 2 बिस्कुट खाए। रवि ने वहां भी उस दुकानदार से ढेर सारी बातें कर डाली। उसने दुकानदार से पूछा, भैया आगे कोई अच्छा ढाबा है क्या? वो बोला, हाँ है, लेकिन एक जगह है जहां रात को न रुकना। सुनसान इलाका है, जंगल है थोड़ा, लोग बोलते हैं अजीब चीजें होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहीं से कहानी डरावनी होनी शुरू हो गई। नहीं, उस समय हमने इसे मजाक में लिया। रवि बोला, अरे भूत प्रेत सब कहानी है भैया, मैं तो भूत को देख लूं तो 2 थप्पड़ मार दूं। मैंने कहा, अभी तू दूध के दांत वाला है, भूत क्या देखेगा? लेकिन उस वक्त हमें क्या पता था, जो कुछ आगे होगा वो न सिर्फ हमारी सोच बदल देगा बल्कि हमारी रूह तक कांप जाएगी।
सुबह करीब 6 बजे तक हम लोग बक्सर के पास पहुंच चुके थे। अब तक तो नींद भी आने लगी थी, लेकिन बारिश फिर से हल्की हल्की चालू हो चुकी थी। मैंने ट्रक साइड में खड़ा किया और रवि से कहा, चल थोड़ी देर सो लेते हैं। हमने ट्रक में ही सीट को झुका लिया, चादर ओढ़ ली और बस वहीं 2 घंटे की नींद मार ली। सुबह हुई तो सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी। रवि ने पास के नल से पानी लाकर मुंह धोया, एक छोटा सा स्टोव जलाया और ट्रक के बोनट पर चाय बनाई। अब ये सब हमारे लिए नया नहीं था। हम ट्रक वाले तो इसी में मस्त रहते हैं। सड़क ही हमारा घर होता है और आसमान छत। करीब 10 बजे हम वापस रोड पर आ गए। आगे का रास्ता यूपी और फिर एमपी होते हुए सुदर्शनगढ़ में घुसना था। रास्ते भर ढाबे दिखे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन हम ठान चुके थे कि दोपहर में कहीं बढ़िया होटल देखकर खाना खाएंगे और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। लेकिन उस दिन तो सब कुछ सामान्य ही था। बस एक चीज ने थोड़ा परेशान किया। जब हम बांधा के आसपास गुजरे तो एक पलटा हुआ ट्रक देखा। खाली सड़क, कोई मदद नहीं, कोई ड्राइवर या क्लीनर भी नहीं, बस एक ट्रक सफेद रंग का, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां खड़ा कर दिया हो। उस ट्रक को देखकर रवि थोड़ा परेशान हो गया था। बोला, भैया ये ट्रक बड़ा अजीब लग रहा है। कोई सामान भी नहीं गिरा, ना ही खून के निशान है, जैसे किसी ने यहाँ रख दिया हो। मैं बोला, हाँ अजीब तो है, लेकिन चलो आगे निकलते हैं, बेवजह माथा मत खपाओ। हम आगे बढ़ते गए। उस दिन भी रात हो गई और हमने फिर से तय किया, आज कहीं ढाबा देखकर खाना खाएंगे। मौसम कुछ गड़बड़ था, दूर से बिजली चमक रही थी और यही वो रात थी जहां से मेरी जिंदगी की सबसे भयानक कहानी शुरू हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उस दिन जब हम बांधा के आसपास गुजरे तो एक पलटा हुआ ट्रक देखा था। खाली सड़क, कोई मदद नहीं, कोई ड्राइवर या क्लीनर भी नहीं, बस एक ट्रक सफेद रंग का, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां खड़ा कर दिया हो। उस ट्रक को देखकर रवि थोड़ा परेशान हो गया था। बोला, भैया ये ट्रक बड़ा अजीब लग रहा है। कोई सामान भी नहीं गिरा, ना ही खून के निशान है, जैसे किसी ने यहां रख दिया हो। मैं बोला, हाँ अजीब तो है, लेकिन चलो आगे निकलते हैं, बेवजह माथा मत खपाओ। हम आगे बढ़ते गए। उस दिन भी रात हो गई और हमने फिर से तय किया, आज कहीं ढाबा देखकर खाना खाएंगे। मौसम कुछ गड़बड़ था, दूर से बिजली चमक रही थी और यही वो रात थी जहां से मेरी जिंदगी की सबसे भयानक कहानी शुरू हुई। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हम ढाबे के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, बस एक बूढ़ा आदमी सामान तैयार कर रहा था। रवि ने जो जगह साफ की उस पर ऐसे धारदार निशान थे जैसे किसी ने कुचाला हो। मैं और रवि एक टेबल पर बैठ गए। तभी बूढ़ा आदमी एक लड़की के साथ आया। लड़की उम्र में करीब 20 से 22 साल की होगी। लंबे बाल, चेहरा पीला, आंखें बड़ी, लेकिन बिना कोई चमक के। उसने दोनों की थालियों में खाना परोसा, चुपचाप, बिना एक भी शब्द बोले। पर उसका देखने का तरीका अजीब था। वो हमारी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और हर एक को करीब 4 से 5 सेकंड घूरने के बाद दूसरी थाली में परोस रही थी। मैंने सोचा शायद यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं, पर रवि अब चुप नहीं रहा। वो फुसफुसाया, भैया ये लड़की तो बिल्कुल पगली लग रही है, देख कैसे घूर रही है। मैंने कहा, चुप रहा, खा चुपचाप खाना अच्छा था, दाल, आलू की सब्जी और रोटियां। लेकिन खाना खाते वक्त भी मेरी नजर बार बार उस चूल्हे के पास खड़े बूढ़े आदमी पर जा रही थी, जो बिना कुछ बोले हम दोनों को घूर रहा था। हिल भी नहीं रहा था, बस घूर रहा था। खाना खत्म करने के बाद मैं हाथ धोने के लिए ढाबे के पीछे गया। वहाँ एक छोटा सा नल था। मैं हाथ धोकर लौट ही रहा था कि तभी मुझे अचानक प्यास लगी। मैंने सोचा पानी की बोतल तो ट्रक में रह गई, चलो यहीं से पानी पी लेता हूँ। मैं फिर से नल की ओर गया और वहीं एक खाली बोतल में पानी भरने लगा। अंधेरा था, लेकिन नल के पास हल्की सी लाल रोशनी थी, शायद उसी बूढ़े की लालटेन का असर। जैसे ही मैं बोतल भरने लगा, मेरा ध्यान फिर उसी दरवाजे की तरफ गया जहाँ से पहले वो लड़की और बूढ़ा निकले थे। अब की बार वो दरवाजा थोड़ा खुला था। मुझे फिर अंदर से भीतर की तरफ से बहुत सारी आवाजें आती सुनाई दी, जैसे कोई भीड़ बात कर रही हो। 20 से 25 लोग, और सबसे अजीब बात, वो सब लाशें फांसी के फंदे से लटकी होने के बावजूद बोल रही थी, एक दूसरे से बातें कर रही थी, जैसे कोई पंचायत चल रही हो। उनके चेहरे पर खून नहीं था, पर आंखें खुली हुई थी और सभी के पैर उल्टे थे। जी हाँ, उनके पंजे पीछे की तरफ थे, जैसे किसी जानवर के। मैं वहीं पत्थर बन गया। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। और तभी मेरे पीछे से एक अजीब सी फुसफुसाती हुई आवाज आई, तू भी अब यहीं रहेगा। जैसे ही मैं पलटा, वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो लड़की नहीं थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, कोई पुतलियां नहीं, होंठ कटे हुए जिनसे काले रंग का खून टपक रहा था, और दांत लंबे और नुकीले जैसे किसी जानवर के। वो बोली, अब तुम सब यहीं रहोगे, हमेशा के लिए।
मैं पीछे हटते हटते दरवाजे से टकरा गया। मैं गिरता लेकिन किसी तरह बच गया और फिर पूरा जोर लगाकर वहां से भागा। ट्रक तक पहुंचा और चिल्लाकर रवि को जगाया। हमने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गए, लेकिन जब हम ट्रक में बैठे और कुछ मीटर आगे बढ़े तो रवि अचानक चिल्लाया, भैया आप पीछे देखो। मैंने रियर व्यू जैसे ही मैं ट्रक को मोड़ने ही वाला था, अचानक दूर सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी बस दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स टिमटिमा रही थी, मानो किसी ने अभी अभी उन्हें चालू किया हो। मैं और रवि धीरे धीरे बस के पास पहुंचे। खिड़कियों के पीछे सवारियां बैठी थीं, लेकिन उनके चेहरे अंधेरे में साफ नहीं दिख रहे थे। फिर जैसे ही हेडलाइट्स का उजाला उनके चेहरों पर पड़ा, मेरा खून जम गया। सबकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के, और होंठ खुले हुए जैसे वे कुछ कहना चाहते हो पर कोई आवाज ना निकल रही हो। एक औरत ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और सीधे मेरी ओर इशारा किया। उसी पल बस की इंजन की आवाज आई और वो बस धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मिरर देखा और जो दिखा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी जमा दी। पूरा ढाबा गायब हो चुका था। जहां हम 5 मिनट पहले खाना खा रहे थे, वहां अब जंगल था, झाड़ियां थीं और टूटी सड़क। न कोई टीम, न टेबल, न वो चूड़ा, बस अंधेरा और भारी सन्नाटा। अब तुम खुद सोचो, अभी 5 मिनट पहले जहां हम दोनों खाना खा रहे थे, जो ढाबा था, जहां वो बूढ़ा आदमी, वो लड़की, वो सब था, वहां अब कुछ भी नहीं था। न ढाबा, न टीन की छत, न चूल्हा, न धुआं, बस जंगल और वो घना अंधेरा। मैं ट्रक में बैठा कांप रहा था। रवि बार बार पूछ रहा था, भैया क्या देखा आपने, आपको हुआ क्या है? लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। मुंह सूखा हुआ था, जैसे गला किसी ने निचोड़ दिया हो। कुछ मिनट चुप रहा, फिर गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भागा। कुछ भी सोचने की हालत में नहीं था, बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, जो देखा वो हकीकत था या कोई भ्रम? लेकिन ये कोई सपना नहीं था। तालाब था, लाशें थी, उल्टे पैर थे, वो लड़की थी और उसकी वो डरावनी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। करीब आधा घंटा यूं ही चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। रवि भी कुछ नहीं बोल रहा था। शायद उसे मेरे चेहरे से सब समझ आ गया था। मैंने ट्रक रोका नहीं। दिल दिमाग से तेज धड़क रहा था, लेकिन हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे। रवि बगल में बैठा कांप रहा था। वो आमतौर पर मस्तीखोर बातूनी था, लेकिन अब वो एकदम चुप था। कुछ देर के बाद उसने धीरे से कहा, भैया अभी हम जिंदा है ना? मैंने जबरदस्ती मुस्कुरा के कहा, हाँ बे, हम मरे नहीं हैं, लेकिन लगता है किसी मुसीबत में फंस गए हैं। करीब 10 से 15 किलोमीटर और हम चुपचाप चलते रहे। कोई रेडियो नहीं, कोई गाना नहीं, बस इंजन की गड़गड़ाहट और ट्रक की हेडलाइट्स। लेकिन अब रास्ता बदलने लगा था। गूगल मैप काम नहीं कर रहा था, मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, और जो रास्ता हमने शॉर्टकट समझ कर लिया था, वो अब धीरे धीरे कच्ची पगडंडी में बदल गया था। सड़क पर कीचड़ था, टायर फिसलने लगे थे, पेड़ इतने पास पास आ गए थे कि ट्रक की छत उन डालियों से टकरा रही थी। मैंने धीरे से कहा, रवि लगता है हम कहीं गलत मोड़ से मुड़ गए हैं। रवि ने थूक निगला और डरते हुए बोला, भैया ये जंगल बढ़ता जा रहा है और रास्ता खत्म। अब करीब 11:45 रात हो चुकी थी। फिर वो हुआ जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। हम जैसे ही एक मोड़ से आगे बढ़े, ट्रक के सामने एक और ट्रक खड़ा था। ठीक हमारी जैसी बनावट, वैसी ही बॉडी और वही सफेद रंग, जैसा हमने शाम को पलटा हुआ ट्रक देखा था। लेकिन अब ये सीधा खड़ा था, एकदम रास्ते के बीचों बीच। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। रवि ये वही ट्रक है क्या? रवि डर के मारे सीट में सिकुड़ गया। भैया हम तो इसे पहले देख चुके थे ना। मैंने हॉर्न दिया, 1 बार, 2 बार, फिर 3 बार। कोई हलचल नहीं, कोई आदमी नहीं। ट्रक बिल्कुल बंद अंधेरे में डूबा हुआ। मैंने उतरने की हिम्मत नहीं की, बस धीरे से गाड़ी को रिवर्स में लिया, पीछे मुड़ने की सोची। लेकिन जैसे ही हम पीछे मुड़े, पीछे भी वही ट्रक खड़ा था, एक ही जैसा, एक ही नंबर प्लेट, गायब, एक ही बनावट। अब तो मेरे हाथ कांपने लगे थे। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद से बड़बड़ाया। रवि अब रोने जैसा हो गया था। भैया ये सपना है क्या? हम फंस गए हैं, हमको कोई भटकाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे डांटा नहीं। सच कहूं तो मैं खुद डर के मारे जम चुका था। ट्रक से उतरने का सवाल ही नहीं था। हम वहीं ट्रक के अंदर बैठे रहे, इंजन चालू, हेडलाइट ऑन, और तभी एक आवाज जैसे कोई किसी झाड़ी में सरसराते हुए चल रहा हो। एक नहीं, 2 नहीं, कई लोगों के पैर खिसकने की आवाजें हमारी गाड़ी के चारों तरफ से, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। मैंने हेडलाइट को झुकाकर जमीन पर फोकस किया, कुछ नहीं। फिर बाईं ओर खिड़की से देखा, घुप अंधेरा, और फिर ट्रक के ऊपर कुछ गिरा, जैसे कोई भारी चीज लोहे पर गिरी हो। हम दोनों चौंक गए। रवि हाफते हुए बोला, भैया कुछ ऊपर चढ़ गया है। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक के अंदर से छत पर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर उसी समय फ्रंट विंडशील्ड के सामने से एक परछाई गुजरी, काली, लंबी, बिना चेहरा, बिना आवाज। मुझे लगा कि मेरी सांस रुक गई है। मैंने रवि की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी थीं। भैया हम यहाँ से निकलो अभी के अब। मैंने ट्रक को रिवर्स में लिया, फिर तेजी से एक मोड़ पर घुमा दिया। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, सामने फिर से वही ढाबा आ गया, लेकिन अब वो टूटा हुआ था।
जली हुई टेबल, बिखरे हुए पतीले और सामने एक बोर्ड जिस पर कुछ लिखा था। जिस जगह से हम भागना चाह रहे थे वही जगह बार बार हमारे सामने आ रही थी। मैंने जब ट्रक को मोड़कर दौड़ाया तो मैं बस एक ही बात सोच रहा था, किसी भी तरह इस जंगल से बाहर निकलना है। लेकिन ट्रक की हेडलाइट्स जैसे जैसे पेड़ों के बीच रास्ता बनाती जा रही थी, वैसे वैसे मुझे अंदर से घबराहट और भारीपन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी घने जाल में फंस चुके हों और वो जाल धीरे धीरे कसता जा रहा हो। रवि ने अचानक मेरी बांह पकड़ी और कांपती आवाज में कहा, भैया मेरी सांस घुट रही है, लगता है कोई हमारा बहुत पास है। मैं कुछ कह ना पाया, बस गाड़ी चलाता रहा, बेतरतीब मोड़ों से गुजरता रहा। हर बार वही पेड़, वही झाड़ियों की सरसराहट और बीच बीच में फुट फुट के जैसी आवाजें, जैसे कोई बहुत धीमे पांव रखकर हमारे ट्रक के साथ साथ चल रहा हो। और फिर ट्रक खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने ब्रेक मारा और स्टीयरिंग पर झुकते हुए चिल्लाया, अब ये क्या हो गया? बैटरी फेल। रवि भी घबरा गया, भैया जल्दी स्टार्ट करो, यहाँ एक पल भी मत रुको। मैंने इग्निशन घुमाया, 1 बार 2 बार 3 बार, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। बिजली की तरह एक दर्द मेरी रीढ़ में दौड़ गया। फिर मैंने दूर से देखा एक लाल टिमटिमाती रोशनी, जैसे कोई लालटेन या आग जल रही हो, और वही जगह थी जहां पहले ढाबा था। लेकिन अब वो ढाबा नहीं था, वो एक पुरानी जली हुई कोठरी थी। दरवाजा आधा खुला, लकड़ी टूटी, खिड़कियों से कुछ हलचल सी। रवि अब गाड़ी की सीट के अंदर सिकुड़ गया। भैया हम मरने वाले हैं क्या? मैंने एक पल सोचा बाहर जाऊं या नहीं, लेकिन सच्चाई ये थी कि ट्रक के अंदर भी हम सुरक्षित नहीं थे। ट्रक का एसी बंद हो चुका था, हवा बंद, और ट्रक के शीशे के बाहर कोहरा छा गया था, इतना घना कि हेडलाइट्स की रोशनी भी उसमें खो जा रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, रवि तू यहीं बैठ, मैं देख के आता हूँ। हो सकता है किसी गांव का इलाका पास में हो, कोई मदद मिल जाए। रवि मेरी बांह पकड़ के बोला, नहीं भैया अकेले मत जाओ, मैं भी साथ चलूंगा। मैंने सोचा शायद साथ होना बेहतर होगा, कम से कम कोई बात करने वाला तो होगा। हम दोनों ट्रक से उतरे और कोहरे के बीच उस लाल रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम पास पहुंचे वो जगह साफ दिखने लगी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो लाल रोशनी एक चूल्हे जैसी चीज से आ रही थी, जिसमें कोई चीज सुलग रही थी। उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सिर पर लाल चादर, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें एकदम सफेद। वो बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी मंत्र का जाप कर रही हो। उसके चारों तरफ मिट्टी में कई चूना पत्ते घेरे बने हुए थे, जैसे कोई टोटका हो। फुसफुसाया, भैया ये वही औरत है जो ढाबे में थी, मुझे उसका चेहरा याद है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ढाबे पर तो सिर्फ 2 ही लोग थे, लेकिन वहां पर एक बूढ़ी औरत भी थी। मैंने खुद को संभालते हुए उसे कहा, शांत रहे, चिल्लाना मत। लेकिन जैसे ही हमने कदम आगे बढ़ाया वो औरत एकदम सन्नाटे में रुक गई। उसने अपना सिर हमारी तरफ घुमाया, लेकिन बिना शरीर हिलाए, सिर्फ गर्दन घूमी, धीरे धीरे, बिल्कुल गोल। हम दोनों वहीं जम गए। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली और फिर उसने बोला, तुम वापस क्यों आए? उसकी आवाज, वो आवाज इंसानी नहीं थी, वो जैसे किसी सूखे हुए पेड़ की टहनियों से गुजरती हवा हो, खुरखुराहट सी रेंगती हुई। रवि ने मेरी शर्ट की बांह खींची और बोला, भैया भागो, ये इंसान नहीं है। मैंने हाथ पकड़ा और हम दोनों उसी रास्ते से पीछे दौड़ने लगे। लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं था। अब वो पगडंडी सीधी नहीं थी, उसमें मोड़ आ चुके थे और वो मोड़ हमें उसी कोठरी के सामने फिर से ले आए। रवि रोने लगा, भैया हम घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं, ये जगह हमें छोड़ नहीं रही। और फिर पीछे से वो आवाज फिर आई, तुम जा नहीं सकते, अब देर हो चुकी है। मैंने मुड़कर देखा और पहली बार उस औरत को खड़े हुए देखा। अब वो झुकी हुई नहीं थी, उसकी कमर सीधी थी, उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी और उसका चेहरा वो इंसानी चेहरा नहीं था। गाल पिचके हुए, मुंह इतना बड़ा कि जैसे किसी जानवर का जबड़ा हो गया हो, और उसकी गर्दन पर इंसानी खाल के टांके लगे हुए थे, जैसे उसे कहीं से सिलकर जोड़ा गया। अब हम रुक नहीं सकते थे। मैंने रवि को घसीटा और कहा, जो भी हो वापस ट्रक तक चल। हम फिर उसी कोहरे को चीरते हुए दौड़ने लगे। जैसे ही हम ट्रक के पास पहुंचे, ट्रक की लाइट अपने आप जल गई। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी ने हमें बुलाने के लिए खोल रखा हो। हम फुर्ती से अंदर घुसे, दरवाजा बंद किया और सीट पर बैठते ही ट्रक स्टार्ट हो गया खुद ब खुद। मैंने गियर में डाला और तेज रफ्तार में उसी रास्ते से निकल गया। पीछे देखना अब मुनासिब नहीं था। अब हम ट्रक में थे। रवि बुरी तरह कांप रहा था, उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल पीला। मेरे भी हाथों में कंपी थी, लेकिन मैंने स्टीयरिंग नहीं छोड़ा। वो रास्ता जो पहले बार बार हमें उसी ढाबे के पास लाकर छोड़ रहा था, अब थोड़ा बदला बदला लग रहा था। शायद हम वहां से बाहर निकल रहे थे। करीब 20 मिनट तक लगातार ट्रक दौड़ाने के बाद पेड़ों की घनी कतारें कम होने लगी। फिर थोड़ी दूर एक मोड़ आया और उस मोड़ से ठीक पहले सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। वो अकेला था। उम्र होगी कोई 45 से 50 के बीच। धोती पहने, ऊपर एक सफेद कुर्ता, कंधे पर अंगोछा और सिर पर टोपी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि एक साफ मुस्कान थी जो इस पूरे सफर में हमने पहली बार देखी थी। रवि चौंक के बोला, भैया कोई इंसान, कोई असली इंसान लगता है। मैंने सोचा चलो भगवान ने सुन ली, शायद यह आदमी हमें बाहर निकलने का रास्ता बता सके।
मैंने ट्रक थोड़ी आगे रोका और उतरकर उस आदमी के पास पहुंचा। मैंने पूछा, भाई साहब ये कौन सा इलाका है? हम रास्ता भटक गए हैं। वो मुस्कुराया, फिर बोला, तुम्हारी गाड़ी वहीं से आई है ना, ढाबे वाली तरफ से? मेरे पांव वहीं जम गए। आपको कैसे पता? मैंने पूछा। वो हल्का हंसते हुए बोला, मैं सब देखता हूं बेटा, सब। ये इलाका सीधा नहीं है। ये जगह कभी कभी लोगों को पकड़ लेती है और फिर छोड़ती नहीं। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, भाई साहब हम तो बस रास्ता पूछ रहे हैं, क्या यहां से बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता है? वो बोला, है, लेकिन पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें और तुम्हारे साथी को जिंदा वापस जाना है तो पीछे मुड़कर मत देखना, ना रास्ते को ना आवाज को। अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे जवाब मत देना, और अगर रास्ता सीधा लगे तो भी उस पर आंख बंद करके मत चल देना। मैं हक्का बक्का था। मैंने पूछा, आप हैं कौन? वो एकदम शांत स्वर में बोला, मुझे लोग रघुवीर काका कहते हैं। मैं यहीं आसपास का रहने वाला था, बहुत साल पहले। अब बस उन्हें रास्ता दिखाता हूं जो खो गए हैं। अब था और हूं के बीच का फर्क मैं तब नहीं समझ पाया। उसने जेब से एक कागज निकाला, एक पुराने नक्शे की तरह कुछ रेखाएं बनी थीं। उसने एक जगह पर उंगली रखते हुए कहा, ये रहा जंगल का आखिरी मोड़। यहां से दाएं मुड़ोगे तो कच्चा रास्ता मिलेगा, लेकिन वही तुम्हें पुराने हाईवे तक पहुंचा देगा। मैंने रवि को आवाज दी, जल्दी आ, रास्ता मिल गया है। रवि भाग कर आया। वो आदमी उसे देखकर बोला, बच्चा डरा हुआ है। ये जगह लोगों के मन से खेलती है, समझ लो। ये कोई आम जंगल नहीं है, ये उन आत्माओं का ठिकाना है जो अधूरी रह गई थीं। मैंने कहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा भाई साहब, पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम निकलते हैं, बस रास्ता सही हो। रघुवीर काका मुस्कुराए। बस एक वादा करूं, आगे जाकर किसी को बताओगे मत, वरना ये जगह फिर तुम्हें याद करेगी। मैंने हामी भरी, नहीं बताएंगे किसी को। हम दोनों वापस ट्रक में चढ़े। मैंने आखिरी बार उस आदमी को देखा। वो वहीं खड़ा था, जैसे किसी छाया की तरह। हमने गाड़ी उस दिशा में मोड़ दी जो उसने बताई थी। कुछ ही मिनटों बाद पेड़ थोड़े थोड़े करके कम होने लगे। मिट्टी का रास्ता अब थोड़ा पक्का हो रहा था। फिर एक पुराना बोर्ड दिखा, राज्य सीमा समाप्त, यानी हम शायद उस जंगल से बाहर निकल रहे थे। रवि ने लंबी सांस ली। भैया, लगता है अब हम बच गए हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन एक बात अब तक खटक रही थी। रघुवीर काका की परछाई, उस आदमी की परछाई कहीं नहीं थी। अब तक मैं ये मान चुका था कि इस ट्रिप ने मेरे जैसे पुराने ड्राइवर को भी हिलाकर रख दिया था। जिस जंगल में हम कई घंटे भटकते रहे, जिसकी हर दिशा अजीब सी लगती थी, जहां रास्ते खुद ब खुद बदल जाते थे, अब उससे निकलकर जैसे ही हम हाईवे पर आए तो पहली बार मुझे हल्के हल्के जीने का एहसास हुआ। सड़क चौड़ी थी, तारकोल की महक आ रही थी, दोनों ओर बिजली के खंभे थे, दूर कहीं ट्रक की लाइट्स दिख रही थी। रवि ने ट्रक की खिड़की खोलकर बाहर लंबी सांस ली। भैया, ये हवा असली है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बे, अब थोड़ा जीते हैं। लेकिन डर की हल्की परत अभी भी हमारे जहन से गई नहीं थी। करीब 1 किलोमीटर चलते ही दाईं ओर एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। लकड़ी की बनी एक बल्ब जल रहा था, सामने एक बेंच और पास में 2-3 लोग बैठे थे। मैंने ट्रक साइड में रोका, चलो एक एक चाय हो जाए, शायद दिमाग में ठिकाने आ जाएं। हम दोनों नीचे उतरे और चाय वाले के पास गए। वो एक पतला दुबला बुजुर्ग था, सर पर गमछा और आंखों में गहराई। हमने चाय का ऑर्डर दिया और पास की बेंच पर बैठ गए। मैंने पूछ ही लिया, भैया ये इलाका कौन सा है? उसने जवाब दिया, कृष्णपुर घाट वाला इलाका है। मेरे हाथ से चाय की प्याली थोड़ा हिल गई। कृष्ण वन, मतलब वही कृष्ण वन जंगल के पास वाला? वो धीरे से मुस्कुराया, हाँ, लेकिन तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? अब मैं चौंका, आपको कैसे पता हम वहां से आए हैं? वो बोला, यहाँ जो भी गाड़ी उस तरफ से आती है वो कुछ बदले हुए लोग होते हैं। चेहरे पर डर, आंखों में सवाल और जुबान पर खामोशी। तुम पहले नहीं हो? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने चाय छोड़ दी और मुझसे फुसफुसाया, भैया लगता है ये सब कुछ जानता है। मैंने चाय वाले से पूछा, आपको कुछ पता है उस जगह के बारे में? वो ढाबा, वो औरत, वो लालटेन? वो चुप हो गया। फिर जेब से एक पुराना फोटो निकाला, एक ढाबे की तस्वीर, ठीक वैसा ही ढाबा जैसा हमने देखा था। ये फोटो वहां का है, उसने कहा। फोटो देखकर मैं कांप गया। रवि भी उस फोटो को देखते ही बोला, भैया ये वही जगह है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। फोटो में ढाबा था, लेकिन कोई इंसान नहीं था। ना वो लड़की, ना बूढ़ा, ना कोई और ग्राहक, बस टेबल, कुर्सियां, चूल्हा और पीछे एक बोर्ड। मैंने उससे पूछा, यहाँ लोग कहाँ हैं? आपने तो कहा था ये लिया था वहां से। वो बोला, इस ढाबे पर कोई इंसान कभी दिखाई नहीं देता बेटा। ये जगह जिंदा है, लेकिन लोग मर चुके हैं। जो भी वहां गया या तो कभी वापस नहीं आया, या फिर ऐसा लौट कर आया कि जिंदगी भर खुद को समझ नहीं पाया। फिर उसने मेरी तरफ झुककर एक धीमी आवाज में कहा,
तुम बचे हो, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं। तुम पर अब भी उस जगह का असर है। रवि ने डरते हुए कहा, क्या मतलब? वो बोला, आज रात किसी मंदिर के पास रुक जाना, बोर होते ही वहां से निकल जाना, और अगर रात को नींद में कुछ आवाजें सुनाई दें तो जवाब मत देना। अब तक हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। मैंने जेब से पैसे निकाले, उसने हाथ ऊपर कर दिए। नहीं बेटा, पैसे मत दो, मैं बस एक कामना करता हूं, फिर से उस रास्ते पर मत लौटना। हम दोनों चुपचाप ट्रक में लौट आए, लेकिन जैसे ही हम चढ़ने लगे, रवि ने मेरी कमीज खींचकर कहा, भैया वो देखो पीछे। मैंने पलटकर देखा, फोटो वहीं था, वो ढाबे वाला, पर अब उसमें 3 लोग खड़े थे, एक बूढ़ा, एक लड़की और तीसरा अधेड़ आदमी। और सबसे अजीब बात, तीसरा चेहरा मेरा था। उस फोटो को देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। 3 लोग उस फोटो में खड़े थे, एक बूढ़ा, एक लड़की और तीसरा मैं खुद। लेकिन मैंने तो कभी वो फोटो नहीं खिंचवाई थी। रवि भी बुरी तरह घबरा गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उसका खुद पर से भरोसा उठ रहा हो। मैंने धीरे से कहा, अब यहां से जल्दी निकलना चाहिए, ये जगह हमें और खींच रही है। हम ट्रक में चढ़े और हाईवे पकड़कर निकल पड़े। चाय वाले ने कहा था, आज रात किसी मंदिर के पास रुक जाना, और सच कहूं तो उस वक्त हमें भी किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी इंसानियत महसूस हो। करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटे से गांव की सीमा पर एक मंदिर दिखा। पुराना शिव मंदिर, सफेद रंग की इमारत, ऊपर एक नीला झंडा फहराता हुआ। पास में एक कुआं, कुछ छायादार पेड़ और मंदिर के सामने एक खुला चबूतरा। हमने ट्रक वहीं साइड में खड़ा किया। मंदिर के अंदर एक पुजारी दिखाई दिया, बिल्कुल साधारण, बूढ़े लेकिन शांत चेहरे वाले। वो वहां अकेले थे और शायद हमारी हालत देखकर समझ गए थे कि हम किस द्वार से गुजर रहे हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, आज रात बस यहीं बैठने देंगे, कुछ देर चैन चाहिए। वो बोले, जरूर बेटा, शिव के द्वार से कोई खाली नहीं जाता। बस एक बात, मंदिर में सोना मत, बाहर चबूतरे पर बैठ सकते हो। हमने धन्यवाद कहा और ट्रक से एक चादर और पानी की बोतल लेकर वहीं मंदिर के पास बैठे। रात हो चुकी थी, चारों ओर शांति थी, लेकिन वो भीतरी बेचैनी अब भी जस की तस थी। करीब रात के 1 बजे हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन मेरी आंखें भारी होने लगी। रवि पास में बैठा था, आंखें बंद थीं, लेकिन शायद सोया नहीं था। मैंने भी सिर दीवार से टिकाया, पता नहीं कब नींद लग गई। पर जो हुआ वो नींद नहीं थी, वो सपना नहीं था, वो जागती हुई खामोशी थी। एक दृश्य जो मैं महसूस कर रहा था, देख नहीं रहा था। मुझे लग रहा था मैं उसी ढाबे के पास खड़ा हूं। चारों तरफ घना कोहरा है, चूल्हा जल रहा है और लड़की सामने खड़ी है, मगर अब उसकी आंखें लाल हैं, चमकदार, और चेहरा पिघला हुआ। वो कुछ बोल नहीं रही, बस हाथ से इशारा कर रही है, जैसे बुला रही हो। मैं मना करता हूं, पीछे हटता हूं, लेकिन मेरे पैर वहीं जमे रहते हैं। फिर अचानक पीछे से कोई मेरी गर्दन पर हाथ रखता है, सर्द बर्फ जैसे हाथ, और कान में आवाज आती है, कहा था ना वापस मत आना। मैं चिल्लाकर उठ गया। पास देखा, रवि भी कांप रहा था, शायद उसे भी कुछ दिखा था। मैंने हाफते हुए पूछा, क्या हुआ रवि? वो बोला, भैया, सपने में हम मंदिर के अंदर थे और मूर्ति की आंखों से खून बह रहा था। मैंने चुपचाप उसकी बात सुनी। अब ये केवल डर नहीं था, ये जगह हमें नींद में भी घसीट रही थी। तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, घंटी की और किसी के बोलने की, लेकिन पंडित जी तो सो रहे थे। हम दोनों घबराकर उठे और मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़े। अंदर जो दिखा वो हिला देने वाला था। मूर्ति के सामने एक लाल चुनरी बिछी थी और उस पर वो पुरानी फोटो रखी थी, वही फोटो जिसमें हम 3 लोग दिखते थे, लेकिन अब उसमें रवि की आंखें बंद थीं। मैंने फोटो उठानी चाही, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया फोटो अपने आप जलने लगी। हम दोनों डर के मारे भागकर बाहर आए और जैसे ही बाहर निकले, सुबह की पहली किरण आसमान में फैल रही थी। सुबह की रोशनी फैली, लेकिन हमारी आंखों में अब भी अंधेरा भरा था। जो रात मंदिर के बाहर बीती, उसने हमें एक बार फिर यह एहसास दिला दिया कि हम भले ही जंगल से निकल आए हों, पर वो जंगल अब हमारे अंदर घुस चुका है। मैंने रवि को देखा, उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था, वो चुप था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा था। हमने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पकड़कर निकल पड़े। 1 घंटे तक हम चुपचाप चलते रहे, ना कोई गाना, ना कोई बात, बस ट्रक की आवाज और स्टीयरिंग का झुकाव। मैंने चुप्पी तोड़ी, रवि, तुझे उस रात क्या दिखा? बहुत पहले से मैंने उसकी तरफ देखा क्या? उसने गहरी सांस ली और कहा, भैया, जिस रास्ते से हम लौटे थे वो रास्ता मैंने पहले भी देखा था 2 साल पहले। मैं चौंका, क्या मतलब? 2 साल पहले मैं एक और ड्राइवर के साथ काम करता था, उसका नाम था सुरेश भैया। हम भी उसी रूट पे गए थे और हमने भी एक रात वहीं ढाबे पर खाना खाया था, ठीक वैसे ही जैसे हमने खाया। मैंने ट्रक धीमा किया
और उसकी आंखों में देखा। फिर क्या हुआ? रवि की आवाज कांपने लगी। अगली सुबह जब मैं उठा तो सुरेश भैया गायब थे। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, ट्रक के पीछे, ढाबे के आसपास, जंगल में भी, पर कुछ नहीं मिला। लोगों ने कहा वो कभी थे ही नहीं। यहां तक कि ट्रक भी कुछ किलोमीटर बाद अचानक बंद हो गया और बाद में उसे कबाड़ में डालना पड़ा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो तूने ये सब पहले से देखा था और मुझे बताया नहीं? वो फूट पड़ा। मुझे लगा शायद इस बार कुछ नहीं होगा, और सच बताऊं भैया, मुझे लगता है सुरेश भैया अभी वहां है। मैंने गुस्से में कहा, और तूने ये सब छुपाया? जब तूने वही ट्रक देखा, वही ढाबा, तब क्यों नहीं बोला? वो सिर झुका के बोला, मैं डर गया था भैया कि अगर मैंने कुछ बोला तो वो मुझे भी बुला लेंगे हमेशा के लिए। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ पटका। तूने मेरी जान भी दांव पे लगा दी थी रवि। वो चुप रहा, लेकिन तभी रास्ते के एक किनारे वही सफेद ट्रक फिर से दिखा। वही बनावट, वही टूटी नंबर प्लेट, वही साइलेंसर। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। रवि बोला, भैया अब मैं भाग नहीं रहा, अब मुझे जाके देखना है, शायद सुरेश भैया वहीं हो। मैंने उसकी बांह पकड़ ली। तू पागल हो गया है क्या? लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक किस्म का सच्चा दुख और अपराध बोध था। अगर मैं आज नहीं गया तो पूरी जिंदगी ये डर मेरे साथ रहेगा। मैं कुछ नहीं बोला। रवि ट्रक से उतर गया। मैं उसे रोक सकता था, पर शायद उसका सामना जरूरी था। वो धीरे धीरे उस सफेद ट्रक की तरफ बढ़ा। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, एक पांव बाहर निकाला, लेकिन वहीं रुक गया। रवि ट्रक के पास पहुंचा, दरवाजा खोला, और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसने जोर से चीख मारी। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। वो ट्रक के दरवाजे के सामने घुटनों पर गिरा था। मैंने अंदर झांका। सीट पर एक मरा हुआ आदमी बैठा था, जिसकी देह गल चुकी थी, लेकिन जेब में रखा पहचान पत्र साफ था। नाम सुरेश शर्मा। रवि घुटनों के बल गिरा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आदमी जिसकी लाश उस ट्रक की सीट पर बैठी थी, वो सुरेश शर्मा था, रवि का पुराना ड्राइवर। मैंने पहली बार रवि को ऐसा टूटा हुआ देखा। वो ट्रक की सीट पर सीट टिका के फूट फूट कर रो रहा था। मैंने उसका कंधा पकड़ा और कहा, अब और नहीं, चल इस बार किसी को बताना पड़ेगा, पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। रवि ने सिर हिलाया, जैसे अब वो खुद भी इस डरावनी सच्चाई से भागना नहीं चाहता था। मैंने ट्रक की सीट से अपना मोबाइल उठाया और पास के थाने में कॉल मिलाया। थानेदार ने पहले तो बात को हल्के में लिया, अरे जंगल में लाश मिली है, कोई एक्सीडेंट रहा होगा। लेकिन जब मैंने ट्रक नंबर, पहचान पत्र और ढाबे की बात की तो कुछ सेकंड के लिए लाइन साइलेंट हो गई। फिर धीमी आवाज आई, तुम वहीं रुको, हम टीम भेज रहे हैं, कृपया ज्यादा लोगों को इकट्ठा मत होने देना। करीब 45 मिनट बाद एक जीप आई। 2 कांस्टेबल और 1 इंस्पेक्टर थे। नाम जयप्रकाश सिंह, उम्र करीब 50 साल, आंखों में अनुभव की परछाई। उन्होंने आते ही ट्रक का मुआयना किया। लाश की हालत देख के वो खुद भी सहम गए। जेब से एक रजिस्टर नुमा डायरी निकाली और कुछ नोट्स बनाने लगे। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, आपका नाम अमित यादव, ट्रक ड्राइवर, साथ में खलासी रवि। उन्होंने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता चला कि ये सुरेश शर्मा है? मैंने रवि की तरफ इशारा किया, ये इन्हीं के साथ पहले काम करता था। इंस्पेक्टर जयप्रकाश कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, आपको एक बात बताऊं, इस ट्रक को हमने 2 साल पहले मिसिंग में दर्ज किया था। सुरेश शर्मा की गुमशुदगी भी रजिस्टर में है, लेकिन उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला, और आज आप दोनों के जरिए यह केस वापस खुला है। मैंने हिम्मत करके पूछा, सर क्या आपको ढाबे के बारे में कुछ पता है? उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर बहुत धीमे स्वर में बोले, देखिए अमित जी, वो इलाका जिसे आप कृष्णवन फॉरेस्ट कह रहे हैं, उसके अंदरूनी हिस्सों में कई पुराने केस जुड़े हैं। गुमशुदगियां, ट्रक का गायब होना, कुछ पगला गए लोग, कुछ बेहोश मिले और कुछ आज तक नहीं मिले। मैंने चौंक कर कहा, तो आप लोग जानते थे? जानते थे, पर सबूत नहीं था। हर बार जब हम गए वो रास्ता जैसे खुद को छुपा लेता था। कभी ढाबा मिला ही नहीं, कभी फोटो में कुछ नहीं आया, कभी लोगों ने कहा हम झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और एक तस्वीर दिखाई। ठीक वही ढाबा, लेकिन पूरी तरह खंडहर, जली हुई लकड़ियां, टूटी टेबलें, लेकिन किसी जमाने में वहां कुछ था। ये अब पक्के तौर पे दिख रहा था। मैंने पूछा, तो अब क्या होगा? जयप्रकाश बोले, हम लाश को मेडिकल टीम के जरिए भिजवाएंगे। पोस्टमार्टम में ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि शव पुराना है, पर जो आपने देखा, जो आपने बताया, वो अब हमारे लिए सबूत है। हम एक बार फिर उस इलाके की जांच शुरू करेंगे। रवि अब शांत हो गया था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरे पर अब एक हल्की शांति थी, जैसे किसी ने उसके अंदर की जलती आग पर पानी डाल दिया हो। इंस्पेक्टर ने जाते जाते कहा, अमित जी ये बात बाहर मत फैलाइएगा। ऐसी चीजें लोगों के मन से खेलती हैं और कई बार वही चीजें लौटकर आती हैं जो हमने कभी छुपी नहीं थी। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। हम दोनों फिर ट्रक में बैठे और धीरे धीरे चलने लगे। रवि चुप था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या तुझे लगता है अब तू आजाद है? वो बोला, नहीं भैया अभी नहीं, पर कम से कम अब मुझे पता है कि मैं किस चीज से लड़ रहा हूं।
सुरेश की लाश पुलिस के हवाले करने के बाद हमारे ट्रक का रुख वापस मोड़ना तय हो गया था। कंपनी का कॉल आया था, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो माल कोई और ले जाएगा, तुम लोग वापस लौट आओ। मैंने हामी भर दी। अब इस सफर का वजन माल से ज्यादा मन पर था। रवि चुपचाप बैठा था, कभी बाहर देखता, कभी आंखें बंद करता। अब वो वही रवि नहीं रहा था जो ढाबे पर रुकने के लिए जिद करता या हर बात में मजाक खोज लेता था। अब वो अंदर से खामोश हो गया था, जैसे कुछ खत्म हो चुका हो। हमने ट्रक एक पुरानी लाइन पर डाला और रास्ता पकड़ लिया चंदनगढ़ की तरफ। दिन में चलना आसान लग रहा था, सूरज सर पर था, आसमान साफ, सड़कें व्यस्त, हर जगह लोग थे, गाड़ियां थीं, जिंदगी दौड़ रही थी। लेकिन मेरे मन में एक बात बार बार गूंज रही थी, क्या हम वाकई उस जगह से बाहर आ चुके हैं या अब भी किसी भ्रम में फंसे हुए हैं? शाम होते होते हमने एक ढाबे पर रुकने का फैसला किया, लेकिन इस बार मैं खुद ढाबा बहुत ध्यान से देख रहा था। उसका बोर्ड, उसके लोग, उसकी रोशनी, हर चीज को जांचने की कोशिश कर रहा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी ऑर्डर लेने आया, चेहरा सामान्य, आवाज सामान्य, लेकिन फिर भी मन में एक अनकही बेचैनी बनी हुई थी। खाने के बाद हम ट्रक में लौटे और चलने लगे। अब अंधेरा हो रहा था, रवि थक कर सो गया। मैंने रेडियो धीमे पर लगा दिया और ट्रक सड़क पर सड़कने लगा। करीब रात के 1:30 पर मुझे भी नींद सी आने लगी। मैंने एक ढाबा देखकर ट्रक किनारे लगाया और सोने का फैसला किया। सीट की रिक्लाइनिंग की, सीट बेल्ट ढीली की और आंखें बंद कर ली। और वहीं से शुरू हुआ वो सपना। मैं एक पुराने कुएं के पास खड़ा था, चारों ओर कोहरा था। रवि सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। कुएं के अंदर से आवाज आ रही थी, तुम वापस आओगे, तुम अधूरे हो, वो ढाबा अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने चीख के कहा, तुम कौन हो? आवाज बोली, तुम खुद, तुम्हारा डर ही तुम्हें दोबारा लाएगा। तुम भले लौट गए हो, लेकिन तुम्हारा एक हिस्सा यहीं रह गया है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन में धंसे हुए थे। रवि की आंखें खुली, अब वो मेरी ओर देख रहा था। और फिर अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे वो वही बूढ़ा आदमी बन गया जो ढाबे में था, फिर वो लड़की बनी, फिर वही अधेड़ आदमी, और फिर मैं खुद। मैंने देखा सामने मैं ही खड़ा हूं, लेकिन चेहरा वैसा नहीं है, वो चेहरा सड़ी हुई लाश जैसा। और फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम्हारी बारी है। मैं जोर से चिल्लाकर उठ बैठा, सीट से पसीने पसीने हो गया था। रवि भी मेरी चीख सुनकर उठ गया। भैया क्या हुआ? मैंने लंबी सांस ली और सिर्फ एक शब्द बोला, वो वापस बुला रहे हैं। रवि चुप हो गया। हम दोनों उस रात फिर नहीं सोए। उस रात के बाद जब मैंने वो सपना देखा, जब खुद को ही अपने सामने खड़ा पाया, मैं जान गया था कि ये सफर बस रास्ते का नहीं, ये अब अंदर की लड़ाई बन चुका है। सुबह के करीब 5 बजे हम फिर ट्रक लेके आगे बढ़े। सड़कें वीरान थीं, आसमान में हल्की हल्की रोशनी उभरने लगी थी। मुझे भूख महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन रवि की हालत देखकर मैं चौंक गया। उसकी आंखें सूज गई थीं, पलकें आधी बंद, चेहरा पीला और आवाज धीमी। मैंने पूछा, तू ठीक है रवि? उसने सिर हिलाया, लेकिन आवाज नहीं निकाली। मैंने फिर जोर देकर पूछा, क्या हुआ? बोल, कचुए जैसा क्यों बना है? उसने धीमे से कहा, भैया कल रात मैंने भी सपना देखा, लेकिन उसमें सिर्फ अंधेरा था। सिर्फ एक आवाज जो कह रही थी वो आया था, अब तेरी बारी है। मैंने ट्रक रोका। सामने एक मंदिर था, बिल्कुल छोटा सा, कोई बड़ा नहीं, बस एक मिट्टी की मूर्ति और ऊपर पीले रंग का झंडा। मैंने कहा, चल अंदर चलें। कुछ देर हम दोनों उतरे और मंदिर के बाहर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वहां एक बाबा बैठे थे, दुबने पतले झुके हुए, लेकिन आंखों में बहुत गहराई थी। उन्होंने हमारी तरफ देखा, फिर रवि की तरफ इशारा करके बोले, इस पर परछाई है। मैं चौंक पड़ा। आपको कैसे पता? वो बोले, जो चीजें जगह छोड़ती नहीं वो इंसानों में उतर आती हैं। ये जो जंगल था ना बेटा, ये सिर्फ पेड़ों का नहीं था, ये उन आत्माओं का था जिन्हें कभी कोई मोक्ष नहीं मिला। मैंने घबराकर पूछा, तो अब क्या होगा? क्या करें? बाबा बोले, अब इसे लौटकर एक बार उस जगह जाना होगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं। कुछ अधूरी चीजें हैं जो इसे छोड़ेंगी नहीं। मैंने झुंझलाकर कहा, हम मरते मरते बचे हैं, अब क्या वापस जाएं? बाबा ने कहा, या तो जाओ या फिर अपने आप लौट जाओगे, सपनों में, सांसों में, तय तुमको करना है। मैंने रवि की ओर देखा। वो अब बिल्कुल शांत हो गया था, जैसे उसकी आंखों में कोई और बैठा हो। हम चुपचाप ट्रक में लौट आए। कुछ किलोमीटर बाद ट्रक की फ्रंट विंडशील्ड पर अचानक धुंध छा गई, लेकिन उस धुंध में धीरे धीरे कुछ निशान उभरने लगे, उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने ट्रक के बाहर से अपनी अंगुलियां चलाई हों, ऊपर से नीचे खरोच की तरह। मैंने वहीं पर चलाया, निशान वही रहे। मैंने ब्रेक मारा, उतरा, सामने गया, पर वहां कुछ नहीं था। फिर मैंने ट्रक की बाईं ओर खिड़की पर देखा, वहां किसी ने उंगली से लिखा था, अब देर हो चुकी है। मैं भागकर ट्रक में लौटा, रवि की ओर देखा। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, वो फिर आएगा, वो फिर आएगा। मैंने उसे झंझोड़ा, कौन आएगा? बोल, क्या देख रहा है तू? वो चुप। फिर उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, मुझे ये मंदिर के बाहर पड़ा मिला था। बाबा के जाते ही मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी, हम दोनों की।
लेकिन उस दिन की जिस दिन हम पहली बार उस ढाबे पर रुके थे, पीछे लिखा था कहानी अभी बाकी है। जिस लिफाफे में हमारी तस्वीर थी, जिस पर लिखा था कहानी अभी बाकी है, उसने जैसे मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। अब और भागना मुमकिन नहीं था। मैंने रवि से साफ कहा, अब जो होगा साथ होगा, या तो हम दोनों बचे रहेंगे या इस बार सब खत्म कर देंगे। रवि ने एक लंबी सांस ली और धीमे से सिर हिलाया। अब वो डर में नहीं था, बल्कि अब उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो तैयार हो गया हो। हमने ट्रक को एक बार फिर उसी रास्ते पर मोड़ दिया, कृष्णवन के घने जंगलों की ओर। हम जानते थे वो रास्ता अब भी वैसा ही होगा, शांत, पेड़ों से ढका और हर मोड़ पर छुपी हुई नजरें। रास्ते भर हम दोनों चुप रहे। गूगल मैप इस बार भी बेकार निकला, नेटवर्क गायब, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हवा का तापमान गिरता गया। घड़ी में दोपहर के 3:30 थे, लेकिन जंगल के अंदर जैसे कोई अलग समय चल रहा हो। हम दोनों ने ट्रक वहीं साइड में रोका जहां पिछली बार ढाबा था। अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक वीरान समतल जमीन और दूर से आती एक हल्की सी गंध, जैसे कुछ सड़ रहा हो या जैसे कोई समय बीत चुका हो और अब लौट आया हो। रवि चुपचाप ट्रक से उतरा, मैं भी साथ चला, और जैसे ही हम दोनों उस जमीन पर कदम रखे, हवा की रफ्तार बढ़ गई। पत्ते उड़ने लगे और पेड़ों की डालियां चरमराने लगी। फिर जैसे कोई दृश्य धीमे धीमे उभरता है, वहीं पर फिर से ढाबा दिखने लगा। पहले सिर्फ उसकी रेखाएं, फिर दीवारें, फिर छत और आखिर में वही बोर्ड, शिव शक्ति ढाबा, शुद्ध शाकाहारी। मैंने रवि की ओर देखा, उसकी आंखें एक टक उस ढाबे को घूर रही थी। फिर वो धीमे से बोला, भैया हम फिर वहीं आ गए हैं, लेकिन इस बार मैं डरूंगा नहीं। हम दोनों एक एक कदम आगे बढ़े। ढाबे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही टेबल, वही पतीले और फिर वही लड़की चुपचाप खड़ी, पर अब उसकी आंखों में दर्द था, ना कि डर। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? उसने पहली बार मुंह खोला, मैं कोई नहीं, मैं वो सब हूं जो पीछे छूट गया है, जो अधूरा है, जिसे लोग भूल गए पर हम उन्हें नहीं भूले। फिर उसके पीछे से वो बूढ़ा आदमी आया जिसकी गर्दन पिछली बार असामान्य थी, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। वो बोला, सुरेश यहाँ था। उसने कुछ देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, इसीलिए वो यहीं रह गया। मैंने पूछा, और हमने तो कुछ नहीं किया? वो बोला, पर तुम भाग गए। हर कोई भागता है, पर जो लौटे हैं उन्हें एक मौका मिलता है। फिर उन्होंने रवि की तरफ देखा, तुम तैयार हो? रवि ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें बंद हो गई और फिर वो धीरे धीरे पीछे जाने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, रवि क्या कर रहा है तू? वो बोला, भैया मुझे यहाँ रहना है, यही मेरी मुक्ति है। सुरेश भैया अब अकेले नहीं रहेंगे। मैं आगे बढ़ा उसे पकड़ने के लिए, पर लड़की ने हाथ उठाया, अगर तुमने इसे रोका तो तुम भी रुक जाओगे। मैं वहीं रुक गया, मेरे पैर भारी हो चुके थे। रवि धीरे धीरे अंदर गया और जैसे ही उसने ढाबे के अंदर की चौखट पार की, ढाबा गायब हो गया। सब कुछ फिर से खाली, सिर्फ मैं था और मेरे पीछे ट्रक और मेरी जेब में वो फोटो जिसमें अब रवि नहीं था। जब मैं अकेले उस ढाबे के सामने खड़ा था और मेरी आंखों के सामने रवि धीरे धीरे हवा में घुल गया, तो मुझे लगा शायद मैं भी वहीं रुक जाऊंगा, लेकिन नहीं, ट्रक वहीं था और ट्रक को चलाने वाला अब सिर्फ मैं बचा था। मैंने हिम्मत जुटाई, सीट पर बैठा और ट्रक स्टार्ट किया। इंजन ने आवाज की जैसे थक चुका हो, जैसे वो भी इस पूरी कहानी का हिस्सा बन चुका हो। अब की बार रास्ता साफ था, न कोई मोड़, न कोई झांसा। पेड़ पीछे छूटते गए, सड़कें सीधी हो गईं। लग रहा था जैसे जंगल ने अब मुझे जाने दिया हो, लेकिन जो अंदर था वो अब वहां से निकलकर मेरे साथ चल पड़ा था। करीब 18 घंटे की ड्राइव के बाद मैं नवरंगपुर वापस पहुंचा, जहां से हम चले थे। वहीं का ट्रक अड्डा, वहीं ऑफिस, वहीं लोग, पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। सभी ने पूछा, अरे रवि कहाँ है? मैंने बहुत हल्की आवाज में कहा, वो अब नहीं है। किसी ने ज्यादा नहीं पूछा, शायद मेरी आंखों में जो दिख रहा था वो सवालों से बड़ा था। कई दिनों तक मैं घर नहीं गया, बस ट्रक की सीट पर बैठा रहा। नींद में बार बार कुछ दिखता, वही ढाबा, वो लड़की, वो लाल अटैन और रवि जो दूर से मुस्कुराता पर कभी पास नहीं आता। एक दिन मैंने अपने बैग की सफाई की, नीचे एक पुराना लिफाफा मिला जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। उसमें एक चिट्ठी थी, रवि की लिखी हुई, भैया अगर मैं कभी वापस ना आ सकूं तो किसी को मत बताना, क्योंकि जो जानता है वो दोबारा खींचता है। पर मैं जानता हूं आप एक दिन ये कहानी सुनाएंगे, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो बचे हुए लोगों को बताए कि हर ढाबा, हर रास्ता सिर्फ रोटी और मंजिल से नहीं जुड़ा होता। कुछ रास्ते अधूरी आत्माओं से भी जुड़े होते हैं। आपका रवि। मैंने बहुत देर तक वो चिट्ठी हाथ में रखी। आज इतने साल बाद जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं, तो बस इसलिए नहीं कि आप डरें, बल्कि इसलिए कि जब आप अगली बार किसी सुनसान ढाबे पर रुकें
तो खाने से पहले एक बार आंखें जरूर मिलाएं। अगर कोई बिना पलक झपकाए आपको देख रहा हो, अगर खाना परोसते हुए कोई मुस्कुराए नहीं, अगर किसी बूढ़े की गर्दन जरूरत से ज्यादा मुड़े, तो समझ जाना कभी कभी जो जगह हम छोड़ आते हैं वो हमें छोड़ती नहीं। मैं अमित यादव अब भी ट्रक चलाता हूँ, पर हर ढाबे पर अब नहीं रुकता और रात को पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानी आप तक पहुंच सके। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।